जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एवरीवन पर। आज हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह गंगा नदी है। इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे हम और अगर विस्तार से पढ़ें तो इसके बारे में हम आगे और जानते हैं। मैप से देख लेते हैं। अगर ये हमारा भारत हो जाता है तो गंगा नदी के बारे में हम जानते हैं। ये अगर हमारा भारत हो जाता है तो गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड से हमारी गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होती हुई बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा भारत की सबसे स्वच्छ और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा को ही गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो इसी उत्तराखंड से यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, यमुना नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो यह हो जाएगी यमुना नदी। इसी गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां और भी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नदियां आती हैं। जैसे उत्तराखंड से ही एक नदी आकर के मिलती है, रामगंगा नदी। एक रामगंगा नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। और उत्तर से ही घाघरा नदी भी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी को ही ये हो गया घाघरा नदी, ये हो गया रामगंगा नदी। और घाघरा नदी को ही आगे चल के सरयू नदी भी कहा जाता है। उत्तर से और भी नदियां गंगा नदी के अंदर मिलती हैं, जिसमें गंडक, बिहार के अंदर गंडक मिल जाती है और उत्तर से आकर के कोसी नदी भी मिल जाती है। कोसी नदी को ही बिहार के अंदर बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी, ये हो गया गंडक नदी। इस प्रकार से और भी नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर के मिल जाती हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का मानसून मुख्यतः किस कारण से होता है? भारत का मानसून मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी कि भारत में जो मानसून यानी वर्षा होती है उसका कारण क्या है? हमारे भारत में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती ही नहीं है। इसके बारे में हम इस क्वेश्चन देखते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को यह जान लेना चाहिए कि हमारे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमारे भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें हमारा गुजरात हो गया,
राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा, हमारे भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत हो गया। अब हम बात करते हैं मानसून के बारे में, किस प्रकार से मानसून भारत के अंदर आती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के नीचे में एक देश आता है, मालदीव। यहाँ पर मालदीव देश आता है, यहाँ पर मालदीव देश आता है और यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और सूर्य 3 रेखाओं के बीच से ही गुजरती है। एक तो कर्क रेखा, दूसरी विषुवत रेखा और तीसरी मकर रेखा। इसलिए ज़्यादातर, क्योंकि विषुवत रेखा से सूर्य 2 बार आते और जाते टाइम दोनों समय गुजरती है, इसलिए विषुवत रेखा पर जो देश पाए जाते हैं उनमें अधिक टेम्परेचर होने के कारण, वहाँ के जलवायु अधिक गर्म होने के कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वह काले होते हैं, क्योंकि उनमें मेलानिन अधिक पाई जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में भी कर्क रेखा के नीचे वाले जो जितने भी देश लोग होंगे उनमें भी मेलानिन की अधिकता पाई जाती है और वो भी ज़्यादातर काले सांवले पाए जाते हैं। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है भारत के मानसून के कारण क्या है। तो आते हैं हम उस पर। क्योंकि भारत कर्क और विषुवत रेखा के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर जब सूर्य आता है तो सूर्य की गर्मी अधिक पड़ती है। सूर्य की गर्मी जो है अधिक पड़ने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण यहाँ पर लो टेम्परेचर बनता है। लो टेम्परेचर का तात्पर्य यह है कि जो हवाएं होती हैं जो हवाएं होती हैं जो हवाएं होती हैं वह ऊपर उठने लगती हैं वह ऊपर उठने लगती हैं। जो हवाएं होती हैं वो ऊपर उठने लगती हैं लो टेम्परेचर के कारण, जिसके कारण जो गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और उस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं ठंडे प्रदेशों से आकर के उसे भरती हैं। इस प्रकार से चक्रवात भी आ जाता है। तो भारत में जो वायुदाब बनता है, ये इसका मुख्य कारण होता है लो टेम्परेचर। जो लो टेम्परेचर होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर तो समुद्रों से वाष्प को ऊपर ले जाती हैं वाष्प को ऊपर ले जाती हैं और वाष्प को ऊपर ले जाती हैं। अधिक ऊपर ले जाने के कारण वहां पर निम्न वायुदाब होने के कारण वह बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं और जब तापमान ऊपर अधिक होने लगता है तो वह नीचे आते आते पिघल जाते हैं और वर्षा की बूंदें बन जाती हैं। वर्षा की बूंदों के रूप में वर्षा कर देती है। अब हम देखते हैं भारत में वर्षा किस दिशा से भारत में प्रवेश करती है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करती है। तो पहले एक बार हम फिर से भारत का एक बार मैप बना लेते हैं। यह भारत का दक्षिणी हिस्सा हो गया। भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वह दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून प्रवेश करता है और
यह किस दिशा में जाता है इसके बारे में हम भी जान लेते हैं। इससे पहले हम भारत के कुछ पर्वत हैं जो मानसून में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वर्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उसके बारे में ही जान लेते हैं। देख लेते हैं। ये जो हमारा यह ये ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया और ये हमारा पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट टूटा फूटा नहीं है और ये सीधे गुजरात से होते हुए केरला तक गया हुआ। केरला केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों के बॉर्डर पर जा करके ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाती हैं। अब हमारा जो मानसून है, हमारा मानसून जो है वह पश्चिमी घाट के दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही यह पश्चिमी घाट से हमारे टकराता है। पश्चिमी घाट से टकराता है। पश्चिमी घाट से टकराने से एक यह अपने पूर्व की ओर यानी दाहिने की ओर भागती हैं और दाहिने ओर हमारी पश्चिमी घाट होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाती हैं। इसलिए यह केरल पश्चिमी घाट की जो बाएं तरफ जितने भी भूभाग पाए जाते हैं वहां पर मूसलाधार वर्षा कराती हैं, जिस कारण केरल के अंदर केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मूसलाधार वर्षा होती है। मूसलाधार वर्षा होने के साथ साथ ही केरल के अंदर मोनोजॉइट मृदा उत्पन्न होती है। मोनोजॉइट मृदा जो होती है अधिक वर्षा के कारण जो होती है अधिक वर्षा के कारण जो मिट्टी की छोटी छोटी कड़ी होती हैं वह नीचे बड़ी बड़ी कड़ों के नीचे चली जाती हैं और ये ऐसे जो जमीनी होती हैं यह बहुत ही उपजाऊ होती हैं मसालों के लिए। मेवे हो गए, जो इतने भी सूखे जो सूखे मेवे होते हैं और जो मसाले होते हैं, गरम मसाले होते हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो केरल के अंदर अधिक मूसलाधार वर्षा होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वर्षा होने के कारण यहाँ पर मोनोजॉइट मृदा पाई जाती है। तो हमने जाना कि जो भारत में मानसून आती है वो दक्षिण पश्चिम से आती है और इसके बारे में हम और भी डिटेल से जानेंगे, इसके लिए और भी वीडियो लाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका आंसर जो है और उसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान हो गया। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, क्योंकि 2000 ईस्वी के अंदर 2000 ईस्वी के अंदर इससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। छत्तीसगढ़ अलग होने से राजस्थान पहले नंबर पर आ गया। हम आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर दिया हुआ है राजस्थान। यहाँ पर हमारा आंसर राजस्थान दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है इसके बारे में हम जानते हैं। आपके इसका आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। आप इसे इस प्रकार से मैप के द्वारा अगर देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम इसे मैप के द्वारा समझते हैं, मैप के द्वारा हम इसे समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम सूर्य को बना दें, यहाँ पर अगर हम सूर्य को बना दें और यहाँ पर हम अगर यहाँ पर हम अगर चंद्रमा को बना दें और यहाँ पर अगर हम पृथ्वी को बना दें, यहाँ पर अगर हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को बना दें, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक सितारे पर आ जाते हैं, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण, ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के समय होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वह अमावस्या के समय होता है। अमावस्या के समय होता है। हम जान लेते हैं किस प्रकार से होता है। यह हमारा पृथ्वी हो गया। और आप जानते हैं कि जो भी प्रकाश आते हैं हमारे पृथ्वी पर, वह सूर्य के माध्यम से ही आती हैं। सूर्य के माध्यम से ही पृथ्वी पर प्रकाश आते हैं, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य से आने वाले प्रकाशों को कुछ रोक लेती है, जैसे यहाँ पर रोक रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोक रही है। और कुछ प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य से पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से हम, चूंकि हम चंद्र पृथ्वी पर रहते हैं, इस प्रकार से सूर्य से आने वाली किरणों को पूरी स्पष्टता से नहीं देख पाते हैं। और जितने भी प्रकाश सूर्य से आती हैं वह सभी सभी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ प्रकाश पृथ्वी पर भी आती हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकाश चंद्रमा के द्वारा रोक लिए जाते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा चूंकि बीच में आ जाती है और सूर्य से जो प्रकाश आती है, इससे ये वाला हिस्सा जो हो गया, आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है चंद्रमा का, यहाँ पर अधिक प्रकाश पड़ता है। और जिस तरफ से हम सूर्य चंद्रमा को देखते हैं पृथ्वी से, उस तरफ प्रकाश न पड़ने के कारण अंधेरा होता है। और उस समय चूंकि हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, इसलिए इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हो जाएगा वो कंचनजंगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो गया? भारत में जो स्थित पर्वत शिखर भारत 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 का भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो हो गया वो हो जाएगा कंचनजंगा। और भारत में भी पूछ सकता है, भारत में, वैसे भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम हो जाएगा माउंट केटू। माउंट केटू जो कि वर्तमान में पीओके के हिस्से में आता है। पीओके जो जिसे पाकिस्तान ने 1947-48 में कब्जा कर लिया था धोखेधड़ी से, क्योंकि भारत, हम लोग उसे पाकिस्तान का हिस्सा ना मानते हुए अपना भारत का हिस्सा मानते हैं, जो कि हमें विश्वास है कि हम आगे इसे वापस जरूर लेकर आएंगे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो गया, तो भारत में सबसे ऊंचा शिखर जो हो जाएगा वो कंचनजंगा हो जाएगा। यहाँ पर आप में लगाएंगे में, यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचा सम्मेलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंचनजंगा। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, हमारा 9वां क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा राजस्थान के अंदर स्थित है। थार का मरुस्थल हमारे भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे ही पाकिस्तान के अंदर थार के मरुस्थल को ही पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। मैंने 10 क्वेश्चन लिया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। आपको सबसे पहले ये जानना है तो पृथ्वी की धुरी क्या होती है, तल क्या होता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी, ये हमारा अगर हम देखें, सूर्य अगर हो जाएगा और हमारी ये पृथ्वी हो जाएगी, यह सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त के रूप में लगाती है। हमारा पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्त के रूप में लगाती है। और ये पृथ्वी का जो हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है वह 365 दिन के अंदर एक चक्कर पूरा कर लेती है। औसतन 365 दिन ही माना जाता है, किंतु उससे अधिक भी 365 घंटा 6 मिनट ऐसे 6 घंटे ऐसे करके लगता है। इस प्रकार से जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है इसे परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना ही पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना कहलाता है। और पृथ्वी इसमें 24 घंटे लगाती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे।